हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं राव मोबीशाला ऐप पर। यह सुनील सर की क्लास है, करंट अफेयर्स की क्लास है और सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ टेक्निकल फॉल्ट्स आई एम 15 मिनट्स लेट। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, हर एक वीक का स्ट्रीमिंग एक साथ हो जाती है क्लास की। अगर क्लास की स्ट्रीमिंग आप तक नोटिफाइड नहीं होती है तो आप इसके लिए कंप्लेन करिए और जो कंप्लेन नंबर है या जो सुझाव के लिए आप नंबर इस्तेमाल करते हैं उसी नंबर पर आप कंप्लेन करिए कि आपके पास स्ट्रीमिंग आती है या नहीं आती है, सारे नोटिफिकेशन आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि हमने ये चीजें पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दी है, आप तक नहीं पहुंच रहा है तो हो सकता है कहीं खामी होगी, तो आप याद दिलाएंगे तो वो सही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम इस पर बेस्ड करते हैं। आज की क्लास को हम लेकर आए हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये 1 जनवरी 2022 का है, यानी इस वर्ष की शुरुआत का है। और हमने इसे बेस्ड किया है न्यूज़पेपर पे और हमने न्यूज़पेपर उठाया है दैनिक जागरण नेशनल, ठीक है, एडिशन यानी राष्ट्रीय संस्करण से उठाया है। मैं इतना पुराना 6 महीने लगभग पुराना लेके क्यों जा रहा हूं? रीजन एक ही है कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि 1 जनवरी के अखबार में जो कुछ भी छपा कहीं ना कहीं वो क्या 31 दिसंबर 2021 की बातें ही छपी थी, या ये बातें जो 1 जनवरी को होने वाली थी, या कोई भी ऐसे प्रसंग आए होंगे जिसके बारे में जानकारी उस दिन अखबार में दी गई होगी। उनमें से हमने कैसे क्वेश्चंस आपके लिए निकाला ये तो देख लिए हैं। अभी हम इस 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दूसरा सवाल ये कि हम हर दिन अखबार की यही कटिंग आपको ऑलरेडी भेज देते हैं, जो हमारे डिफरेंट चैनल्स पे, सोशल साइट्स पे आप तक पहुंच जाता है। तो याद रखना है, हम देखें कि सवाल कैसे निकल के आ रहे हैं, उस पर गौर फरमाएं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल के संदर्भ में हम डिस्कस करें तो क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत का प्रथम प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी 1951 में कहां स्थापित हुआ? यानी इंडियाज फर्स्ट आईआईटी established in 1951 but where? Find out. कोलकाता, खड़गपुर, दिल्ली, बंबई। आपको इनमें से एक जवाब देना है और यह सवाल कई बार आ चुके हैं। आईआईटी आप जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो इस आधार पर यह कहां होगा आप गेस कर सकते हैं। हैव यू आइडिया टू गेस? देखिए इसका आंसर है खड़गपुर। इसका आंसर है खड़गपुर। अब सवाल उठता है खड़गपुर कहां है? सवाल उठता है ये वेस्ट बंगाल में है या उड़ीसा में? नहीं, तो खड़गपुर आपका वेस्ट बंगाल में आता है लेकिन उड़ीसा के बॉर्डर पे आता है, तो ये याद रखना है खड़गपुर। चलिए अगला सवाल, भारत में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम 1961 में कहां स्थापित हुआ? इन इंडिया, इंडियाज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड 1961 एट वेयर? कोलकाता, बंगलोर, रुड़की, बंबई। वेयर यू हैव टू बी चूज वन ऑप्शन। अब जरा सोच के बताइए। खड़गपुर में तो आपने देखा अभी कि चलिए ये आईआईटी पहली खुली थी 1951 में, उसके 10 साल बाद अब हम मैनेजमेंट में भी आ गए, तो कहां खुला ओपनली? तो बताइए। तो यहां पे आंसर होगा ए कोलकाता। ए कोलकाता। अब जरा सोचिए 1951 में हमने आईआईटी की शुरुआत की और 1961 में हमने आईआईएम की शुरुआत की। 10 साल के अंतराल पे हम जो इंजीनियरिंग से फिर मैनेजमेंट की ओर भी आगे बढ़ा है। बहुत अच्छा समय है, 51, 61 याद रह जाएगा। और एक खड़गपुर और एक कोलकाता है, यानी दोनों कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में है, ये मायने रखता है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़े। अब आपके खाते में तीसरे नंबर का सवाल आ रहा है और चौथे नंबर का सवाल। इन दो सवाल पर हम लोग गौर फरमाएंगे, ठीक है? आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, ठीक है?
1956 से संचालित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी ऑल इंडिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहां पर एक और आई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली की स्थापना किस योजना के तहत की गई? कोलंबो योजना, गुट निरपेक्ष योजना, भारत अमेरिका योजना, दिल्ली योजना। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के संदर्भ में 1956 में एम्स जो इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में है उसकी स्थापना हुई। उसके पीछे एक योजना काम कर रही थी, उसी प्लानिंग के तहत यह स्थापना हुई। तो सवाल उठता है वो प्लानिंग कौन सी थी? आज तो हम भारत के 17 जगहों पर एम्स लेकर जा रहे हैं, जिनमें से 8 या 9 एम्स कंटिन्यू चल रहा है और बाकी 6-7 एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बताइए इस नाम की हॉस्पिटल संस्था जो स्थापित हुई किस योजना के तहत? ये दिल्ली में स्थापित हुई थी 1956 में। कोलंबो, नॉन अलाइज मूवमेंट प्लान, इंडिया अमेरिका प्लान, दिल्ली प्लान, विच वन इज द करेक्ट? बताइए। ऑब्वियसली ये ए है ऑप्शन, कोलंबो योजना। आप कहेंगे क्या कोलंबो योजना? तो समझिए कोलंबो योजना क्या थी। कोलंबो योजना का संदर्भ यह था कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में जो ऐसे देश थे जो डिप्रेस्ड थे, जो यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में थे और गुलाम थे और समय के साथ आजाद हुए, उन देशों के दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन वहां बैठे और उन्होंने ये तैयार किया कि हमें एक ऐसा हॉस्पिटल चाहिए जो हमारे वीआईपीज लोगों के ट्रीटमेंट को लोकल ग्राउंड पे ही, रीजनल लेवल पे ही ट्रीट कर सके, उसे हमारे अमेरिका या यूरोप जाने की जरूरत महसूस ना हो। इसी को ख्याल में रखकर भारत सरकार ने यह हामी भरी कि मैं यह हॉस्पिटल बनाऊंगा। इसमें कोलंबो में प्लान हुई थी, इसलिए इसे कोलंबो प्लान कहते हैं। और याद रहे यही है उसका रिजल्ट एम्स। एम्स के संदर्भ में बता दूं कि यहां पर रिजर्वेशन यानी कोटा है हमारे दक्षिण एशिया के देशों के वीआईपीज जो पॉलिटिकल पर्सन हैं उनके ट्रीटमेंट का, उनके अलग अलग वार्ड्स हैं। याद रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 बार यूपीएससी में भी सवाल पूछा जा चुका है कि एम्स की स्थापना दिल्ली में किस योजना के तहत हुई। सारे पैसे भारत सरकार ने लगाए हुए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे सार्क यूनिवर्सिटी समझिए, तो एम्स के बारे में समझ गए, कोलंबो योजना के बारे में समझ गए। अब चौथे नंबर का सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी है। यह सवाल आज से करीब 1 महीना पहले भी आया है और मैंने इसे कब तैयार किया? जनवरी 1, 2022 को। तो ध्यान से समझेंगे, विश्व की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी यानी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजिकल कंपनी, यानी कि डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो जरा देखें, इग्नू, बाइजू, वेदांतु, क्लास प्लस। तो आप देखिए आपके संदर्भ में क्या सवाल आ गया। इग्नू यानी इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी, बाइजूस, वेदांतु, क्लास प्लस, विच वन इज द टॉप मोस्ट? सबको मालूम है बाइजूस आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये दिमाग, सर इग्नू। ध्यान दे, यहां पे क्वेश्चन में कंपनी की बात की गई है और इग्नू यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी है और ये कोई कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इग्नू को तो साइड कर दीजिए। तो बचा क्या? बाइजू, क्लास प्लस, वेदांतु। अगर इन तीनों को देखें तो मार्केट में सबसे पहले कौन आया? लगभग 2012 में हम देखते हैं बाइजूस जो है ये मार्केटिंग में आ गया। वेदांतु को देखें हम तो उसके बाद आया है। क्लास प्लस तो 2 साल भी ढंग से इसके नहीं हुए। तो सबसे पुराना क्या है? बाइजू। और बाइजू के लिए आप जानते हैं कि ये जो है यूनिकॉर्न कंपनी हो चुकी है और उससे भी बहुत आगे निकल चुकी है। तो राइट आंसर इज बाइजू, नो डाउट द राइट आंसर इज बाइजू। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपने सवाल देख लिया। अब अगले सवाल की ओर हम लोग रुख करेंगे। तो 4 सवाल देखा, एनालाइज करके आपने देख लिया कि सवाल का तरीका क्या है। अब 5वें सवाल पर आते हैं।
आइए, पांचवा सवाल। कोरोना ने 2020-21-22 के दरमियान कितने लोगों को गरीबी की ओर धकेल दिया है भारत में? 13 करोड़, 15 करोड़, 23 करोड़, 9.5 करोड़। यानी एक सर्वे हुआ, इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से लोगों की जो आय समाप्त हो गई, एडिशनल जो एक्सपेंडिचर आ गए, जिसकी वजह से वो अपने सामान्य जीवन जीना मुश्किल हो गया, जो उनकी परिस्थितियां, इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसे बहुत नीचे आ गए। बहुत सारे लोग नीचे आए, लेकिन कुछ इस बॉर्डर पे थे कि किसी तरह से वो एपीएल में थे, लेकिन उनका जैसे इनकम गिरा वो बीपीएल में आ गए, क्योंकि वो बॉर्डर पे थे। अब अंबानी के पूरे कारोबार ठप हो जाए आज से 20 या 100 वर्षों के लिए भी, तो वो बीपीएल में कभी नहीं आ सकते। लेकिन जो जस्ट बीपीएल से जस्ट ऊपर है वो तो तुरंत आ जाएंगे। तो आखिर मार्जिनल कंडीशन पे रह रहे एपीएल वो फैमिली कितनी थी जो आज बीपीएल में आ गई ड्यू टू कोविड? तो ड्यू टू कोविड कितने ऐसे लोग हुए भारत के जो गरीबी रेखा में आ गए, बीपीएल में आ गए? यू नो बीपीएल, गरीबी रेखा की ओर आ गए, यानी गरीबी रेखा मतलब अंडर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। कितने हैं ये? ऑप्शंस 4 हैं आपके सामने में। तो याद रखिएगा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है ये कहता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 9.5 करोड़। 9.5 करोड़। ये कमेंट बॉक्स क्यों नहीं ओपन हुआ अभी तक? अब छठे सवाल पे आते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना वर्ष क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो देखते हैं क्या है स्थापना वर्ष। अब यहां देखिए, 1952, 1975, 1974, 1954, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो पहले तो ये जान ले, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बार्क कह देते हैं, ठीक है ना? चलिए, ऐसे हम हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली इंग्लिश वर्ड इसका अलग है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आइए, तो ध्यान देना है। 52, 54, 74, 75, विच वन इज द करेक्ट आंसर? होप द राइट आंसर इज 1954। तो 1954 राइट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चले, 7वें नंबर के सवाल पे चले। अब 7वें नंबर का सवाल क्या है वो देखते हैं। ओके, 7वां नंबर क्या कहता है? विश्व प्रसिद्ध हार्बर ब्रिज है, यानी विश्व प्रसिद्ध हार्बर ब्रिज, पॉपुलर हार्बर ब्रिज कहां है? सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सिनसिनाटी केरल, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सिसिली इटली। ये कहां है? वर्ल्ड फेमस हार्बर ब्रिज, द राइट आंसर इज विच वन? बताइए। हम आप सब जानते हैं, लोग स्पेशली हार्बर ब्रिज घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और उस ऊंचे से ब्रिज पर फोटो खिंचाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट प्रोविंस सिडनी का है, तो सिडनी में ये है। पॉइंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। तो 7वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। 8वें नंबर पे आइए। जीएसटी काउंसिल की डैश नंबर की बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 31/12/2021 को संपन्न हुआ। यह 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी, 25वीं बैठक थी, 46वीं बैठक थी, 51वीं बैठक थी। यह कौन सी बैठक थी, यह हमें जानना है। यह बैठक संख्या क्या थी? ध्यान देंगे, यह 2021 के आखिरी बैठक थी और जीएसटी काउंसिल की समय समय पर बैठक होती है। और ये बैठक जो हुई वो कौन से सीरियल नंबर में थी? तो ऑप्शन ए सी 46,
46वीं ये बैठक थी, ये सवाल बनाएगा। ये कौन सी बैठक थी? 46वीं बैठक थी। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं। पहले 9 पर गौर फरमाइए। विनय कुमार त्रिपाठी को किस संस्थान के अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी न्यास के अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अध्यक्ष, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रीय राजपथ प्राधिकरण के अध्यक्ष, यानी विनय कुमार त्रिपाठी। अब ऐसे इसमें क्वेश्चन को तो बनाया जाता है लेंदी। विनय कुमार त्रिपाठी फिलहाल किस पद पर हैं? ये 4 में से कोई एक पद पे होंगे, आपको ये तय करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, विच वन इज द करेक्ट? करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे बोर्ड। याद रखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 के आसपास किया गया था। और रेलवे बोर्ड क्या काम करती है? तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो जो भी डिसीजन लेती है और जो रेलवे डिपार्टमेंट है, दोनों में बस कोऑर्डिनेट करने का काम रेलवे बोर्ड करती है। रेलवे बोर्ड को आज बहुत सारी अथॉरिटी पावर दी गई है कि बहुत सारे काम वो डायरेक्ट कर लेगी विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे। तो ये चीजें, रेलवे बोर्ड के जो भी चेयरमैन होंगे हाईली पावरफुल होते हैं, ये ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले पॉइंट पर आते हैं। 10वें नंबर का सवाल। 10वें नंबर के सवाल क्या कहते हैं? भारत के किस राज्य सरकार ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराकर मुख्य धारा में शामिल करने हेतु लोन वराट्टू यानी घर वापसी योजना चलाया है? ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 से ज्यादा एग्जाम में यह सवाल पूछे जा चुके हैं। लोन वराट्टू क्या है? ऐसे सवाल आए, यानी ये किस राज्य की एक योजना है जिसके तहत वह अपने राज्य में फैले नक्सली इंसर्जेंट की समस्याओं को अंत करने के लिए उन्हें समझा बुझाकर नक्सल जो एक्टिविटीज है उसे छोड़कर आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करता है और उसको फिर रीएस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प दिए जाते हैं। आखिर ये किस राज्य सरकार की योजना का नाम है? लोन वराट्टू यानी घर वापसी। तो ध्यान में रखेंगे, आपको यह सोचना है कि भारत में नक्सली समस्या से ग्रसित राज्य कौन से हैं। तो पहले यह देखिए, क्या उन चारों में कोई राज्य है जो नक्सली समस्याओं से ग्रसित है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड। अब जरा देखिए, छत्तीसगढ़ बिल्कुल है, तेलंगाना भी है, नागालैंड यहां पे नक्सली समस्या है पर दूसरे तरह की है, मध्य प्रदेश बिल्कुल है। तो यानी चारों कहीं ना कहीं नक्सली समस्याएं तो हैं। तो ये किसका होगा? तो अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं इन चारों में से, तो आपको वहां के लोकल भाषा की जानकारी होगी, और नहीं तो आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार का है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने लोन वराट्टू योजना चलाई है। याद रहे, छत्तीसगढ़ सरकार काफी कुछ योजनाएं चलाई हैं जो काबिले तारीफ है। उनकी 4-5 योजनाओं को याद करना जरूरी हो जाता है डिफरेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बात करें। तो लोन वराट्टू क्या है, समझ में आ गई बात। अब मैं बात करना चाह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा लेंदी जरूर है पर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में जो 1985 में बना था, उसमें अमेंडमेंट करके क्या किया गया है? कहा गया है कि अब नशीले पदार्थों की खेती या उत्पादन या अवैध गतिविधियां या इनसे जुड़े लोगों के संरक्षण प्रदान करने वाले को इसे संज्ञेय अपराध के तहत सजा दी जाएगी। और सजा क्या हो सकती है? ये 4 ऑप्शंस मैंने डाले हैं। यानी बेटा, अगर आप ड्रग्स, नारकोटिक्स आइटम्स है उसका उत्पादन करते हैं, बिक्री करते हैं, सेल्स से जुड़े हुए हैं, पहुंचाने का वेंडर का काम करते हैं,
चाहे स्विगी या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी भी तरह से, ठीक है, जोमेटो की तरफ से पहुंचाने का काम करते हैं, यानी ये सब इलीगल एक्टिविटीज हैं, या वो लोग जो इससे जुड़े हैं उनको पनाह देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो इन स्थिति में आपको सजा होगी। और सजा जो होगी वो कितनी होगी? 4 ऑप्शंस हैं। 10 साल से लेकर 20 वर्ष की कैद, साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या 20 से 30 वर्ष कैद 1 करोड़ तक का जुर्माना, आजीवन कैद 10 करोड़ का जुर्माना, 10,000 से 1 लाख का जुर्माना, और फांसी। विच वन इज द राइट वन? टेल मी, कौन सा? तो राइट आंसर इज फर्स्ट, ए इज द राइट आंसर। 10 से 20 वर्ष की कैद होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसको हम लोग देखें। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पढ़े भारत, देखा इन्वर्टेड कॉमा में है, पढ़े भारत 100 दिवसीय, यानी 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 100 दिवसीय शिक्षा अभियान का आरंभ केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री ने किया, और इसके तहत निम्न प्रावधान में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है। यानी पढ़े भारत एक प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, ये प्रोग्राम 100 डेज चलेगा। ये प्रोग्राम 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक चला है। इसकी शुरुआत, उद्घाटन हमारे एजुकेशन कम स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, आपको भी मालूम है धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने किया है। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, इन 4 में से कौन से प्रोविजंस नहीं है? तो देखेंगे 14 सप्ताह के लिए आयोजन, एक पॉइंट ये बता रहा है, ठीक है, 14 सप्ताह के लिए आयोजन। अब जरा देखिए 100 दिन है तो सप्ताह 14 निकालिए तो कैसे, कितने हो जाएंगे? लगभग 98 दिन तो हो गया ना, 99 दिन। अब बाल वाटिका में अध्ययनरत 8वीं के बच्चे मात्र भागीदार होंगे, यानी पढ़े भारत में भागीदार कौन होंगे? 8वीं के बच्चे बाल वाटिका में अध्ययनरत, ठीक है। इस अभियान में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बच्चों, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय व शिक्षा प्रशासन, ठीक है, को शामिल होंगे। तो शिक्षा प्रशासक शामिल होंगे, ये भी बात। अब अगला है, प्रत्येक पाक्षिक पर हर एक समूह से एक गतिविधि को शामिल किया जाएगा। अब कहेंगे समूह कौन सा? देखिए, बच्चों का समूह, शिक्षकों का समूह, माता पिता गार्जियन का समूह, पेरेंट्स का समूह, समुदायों का समूह, शिक्षा प्रशासकों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के समूह, कोई ना कोई गतिविधि में शामिल होंगे। ये 4 ऑप्शन है। विच वन इज नॉट करेक्ट, कौन गलत है ये बताना है। अच्छा, ऊपर का नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात, तो याद रखिएगा द 4th इज रॉन्ग, चौथा जो है गलत है। चलिए अब हम 12 पे नहीं आके 13वें नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब आइए, अब सोनू दिख रहा है, श्वेता, मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है, तो बेटा ऊपर का लाइन को हमने नीचे कर दिया है। अब देखिए, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 27वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पिछले वर्ष की तरह ही नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित ना होकर के डैश में किया जा रहा है 8 जनवरी 2022 से। बेटा मैं आपको बताऊं, कोलकाता में प्रत्येक वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होता है 27वां, ठीक है, कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय। यानी इसका मतलब है कि यहां पे टॉलीवुड की पिक्चर दिखाई जाती है। टॉलीवुड मतलब समझते हैं ना, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री, इसी में असमी फिल्म भी आ जाती है। तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रत्येक वर्ष एक कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन बंगाल की सरकार करती है
इस बार 27वें का आयोजन 8 जनवरी से आगे की ओर होना था और नेताजी इंडोर स्टेडियम में होना था, लेकिन नहीं हुआ। कहां हुआ? अब कहां हुआ ये ऑप्शंस हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक पेज पे ये है नहीं। देयर आर दिस 4 ऑप्शंस। अब ये 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं आपके सामने में है। ऑप्शन ए विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस, ऑप्शन बी राज्य सचिवालय नब्बान भवन, ऑप्शन सी नेहरू तारामंडल परिसर, ऑप्शन डी शाल्ट लेक स्टेडियम। ये चारों के चारों कोलकाता में ही हैं। टीजीटी साइंस के लिए भी मैं बुक बताऊंगा बेटा, उसके लिए बेहतरीन बुक आपको बताऊंगा। जस्ट वेट, बताता हूं। अब यहां ध्यान देंगे, बढ़ू आगे। तो यहां देखिए कौन सा है। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल पैलेस ये है, मुझे मालूम है कि क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाई गई, ठीक है, पूरा मार्बल से है। राज्य सचिवालय नब्बान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज बी। तो राइट आंसर क्या है? बी है। राइट आंसर इज बी, नो डाउट। ठीक है, अब आइए बेटा, ये जो है ध्यान देना है, राज्य सचिवालय नब्बान। आपको एक और क्वेश्चंस मिल गए क्या? ध्यान देना है, 1-2 बार यह सवाल आया हुआ है आईएएस में ही, यूपीएससी में। क्या पश्चिम बंगाल के सचिवालय यानी पश्चिम बंगाल सरकार का सेक्रेटरीट सचिवालय कहां है? याद रहे पहले राइट्स बिल्डिंग हुआ करता था। राइट्स बिल्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, जिसमें रेलवे का जो है बोर्ड होता था। समय के साथ उसे बना दिया गया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट, पर वो पुरानी बिल्डिंग नए अंदाज में नहीं बन पा रही थी, इसीलिए नई बिल्डिंग बनाई गई नब्बान। नब्बान मतलब न्यू, नया। ये बेटा हावड़ा वाले क्षेत्र में है और ब्लू कलर से, व्हाइट कलर से ही पेंटेड है। ममता दीदी ने पूरे बंगाल की सरकारी कार्यालय को ब्लू एंड व्हाइट में पेंट किया हुआ है। तो याद रखेंगे, नब्बान जो है यह वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट की बिल्डिंग का नाम है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करें कि क्या कहता है, ठीक है। डॉक्टर गगनदीप कंग भारत की प्रसिद्ध डैश विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गगनदीप कंग, शी इज द स्पेशलिस्ट ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, कोविड, ब्लैक फंगस। नहीं, 4 ऑप्शंस आए। यानी डॉक्टर गगनदीप कंग जो हैं एक महिला डॉक्टर हैं, वो विशेषज्ञ हैं जीवाणु के, यानी जीवाणु वैज्ञानिक, विषाणु वैज्ञानिक, कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस। विच वन? 4 ऑप्शन है आपके पास। ये आंसर है बी। ध्यान रखेंगे, आंसर क्या है? बी। विषाणु वैज्ञानिक है यानी वायरोलॉजिस्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की आर्थिक विकास दर, ठीक है, 15 पे बात कर रहे हैं। भारत की आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही में -5.20% की नकारात्मक वृद्धि दिखी। कहने का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में यह सबसे वर्स्ट कंडीशन था इंडिया की इकोनॉमी का। अगर आप एसएससी 2022 के क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखें तो इस तरह के सवाल कई आए हैं, हर सेट में 2 सवाल ऐसे ही थे। तो याद रखना है, वो ट्रेंड बता रहा है क्या? 1969, 1989, 1979, 2019. Which one is the right? The right answer is B, 1979, क्योंकि पॉलिटिकली बहुत डिस्टर्बेंस थे, योजनाएं बदलाव हो रहा था। मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जनता पार्टी की सरकार,
ये सब चीजें थी, तो इस वजह से यहां पे डिस्टरबेंस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर देखी गई थी 11.40%। यानी ये भी बड़ा यूनिक है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के, ठीक है, क्वार्टर में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 12 महीने का वर्ष होता है, तो प्रथम तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून में 11.40% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखी गई, जो आज तक नहीं देखी गई। तो ये कहां है बताइए? 2010-11, 2001, 2020-21, 2005-6, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये 2010-11 है। नेक्स्ट पे बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं बैंक पीओ में। खाता धारक को अपने खाता संबंधी लेन देन यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन के माध्यम से महीने में सिर्फ 5 बार तक निःशुल्क है। तदुपरांत प्रत्येक इस्तेमाल पर सेवा शुल्क है 1 जनवरी 2022 से। कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार जितने भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं और जिन्होंने एटीएम ले रखा है और एटीएम के थ्रू वो पैसा, ठीक है, निकालते हैं, खाता संबंधी लेन देन में दोनों बातें, या तो पैसा आप निकालते हैं या आप अपने बैंक से किसी और को ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे में आपका महीने में 5 बार निःशुल्क ट्रांसफर होता है। 6ठे बार से जितनी बार आगे होगी उस महीने के तहत, तो हम देखेंगे कि पैसे कट जाएंगे। तो याद रखिएगा, साल का नहीं, ये महीने की बात कर रहा है। महीने में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। 6ठे ट्रांजैक्शन से पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे एक ट्रांजैक्शन पे? 11 रुपए, 31 रुपए, 21 रुपए, 9.5 रुपए, 9.5। विच वन इज द करेक्ट? टेल मी, कौन सा सही है ये बताइए। द राइट आंसर इज दिस वन। राइट आंसर इज दिस वन। मैंने भी परसों अपने बैंक से मनी ट्रांसफर किया था और उसके बाद आया 21 रुपए लगे। बिल्कुल सही। चाहे आप एटीएम से करिए या अपने मोबाइल बैंकिंग से करिए, बात एक ही बनेगी। ये अगला जो सवाल है, ये भी सवाल आ चुके हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 24 दिसंबर 2021 को थी। आप कहेंगे सर 2021 का क्यों पूछ रहे हैं? अभी एसएससी का पेपर जो 2022 में हुआ है, सारे सवाल 2019, 20, 21, 19, 20, 21, 19, 20, 21 पे ही कायम थे। जितने भी डाटा, इकोनॉमिक सर्वे, अवार्ड वगैरह थे, इसी पे कायम थे। तो ये हकीकत है। अब आगे आइए। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, 24 दिसंबर। अब 24 दिसंबर मैंने क्यों कहा? क्योंकि उसके बाद तो सीधा 1 जनवरी आएगा। 24 दिसंबर ये लास्ट है। वीकली इसे अकाउंट किया जाता है, घटा बढ़ा, क्यों घटा। तो ये 2021 का आखिरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो बताइए ये क्या है? 635.08 अरब डॉलर, 940.05 अरब डॉलर, 333.033 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर। तो ये कौन सा होगा बेटा? तो राइट आंसर इज ए। इसका मतलब बढ़ा या घटा? घटा है। याद रखेंगे 642, ठीक है, 42 अरब डॉलर तक, अमेरिकन डॉलर, अरब डॉलर तक हमारी जो है विदेशी मुद्रा भंडार जा चुकी है। उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है, ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2021 में अपनी नई ऊंचाई को छुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अधिकतम स्तर 19 अक्टूबर 2021 को ये था। बेटा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, हाँ, अभी 625 चल रहा है। बिल्कुल, वेरी नाइस।
तो ध्यान देंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो हाई पिक गया है वह सवाल बनता है। और कोरोना के पीरियड में हम देखते हैं यह हाई पिक पर गया, ठीक है ना, और बहुत स्लो आ गया, फिर ये हाई लिया, हाइट गया, उसके बाद कोरोना आया तो बुरा हाल हो गया। लेकिन इसका जो हाईएस्ट पिक पोजीशन था वो 19 अक्टूबर 2021 को था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इंडेक्स कितने पे गया था? 75,000 के पार, 65,000 के पार, 62,245.43 के पार, या 61,251.41 के पार था। कितना था? ये क्वेश्चंस कई बार आएंगे। जैसे श्वेता कह रही हैं कि सर ये 75,000, नहीं बेटा, ध्यान देंगे, ये था सी 62, और ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं और फिर आएंगे, ये ध्यान रखना है। ध्यान देना है, सिल्वर 69,000 पे गया था, सिल्वर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गोल्ड जो है, ध्यान देंगे, गोल्ड 58,000 पे गया था, 58,000, 10 ग्राम, ये गोल्ड गया था। ये गोल्ड ने अपने हाइट यहां तक लिए हैं, अभी 51 के आसपास चलता है। सिल्वर अपना हाइट 69,000 तक लेकर गया, पर इस हाइट के बाद आज वो 61,000 के आसपास चल रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। अब आइए नेक्स्ट की बात करें। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? भारत 1 जनवरी 2022 से अध्यक्ष बना है, यानी इंडिया को अध्यक्षता प्रदान की गई है यूएनओ के इनमें से किस संगठन में? तो 1 जनवरी 2022 से हम अध्यक्ष बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एंटी टेररिस्ट कमिटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली चेयरमैन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल चेयरमैन। सीएम का मतलब बेटा चेयरमैन, अध्यक्ष होता है। तो इनमें से हम किसके अध्यक्ष बने? भारत को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो बताइए, बताइए बेटा, कौन सा सही है? द राइट आंसर इज दिस वन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन एंटी टेररिस्ट कमिटी। ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आया। कोरोना एवं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा का दोहरा, फ्लोरना, यानी ध्यान देंगे कोरोना और इन्फ्लुएंजा, तो दो शब्द बने ना, दो शब्द बने। वो दो शब्द कौन से बने समझिए। एक शब्द है आपका कोरोना, दूसरा क्या है? इन्फ्लुएंजा। तो दोनों का शब्द ले लिया, तो रोना यहां ले लिया और फ्लुएंजा ले लिया, फ्लुएंजा, तो फ्लोरोना। ध्यान देंगे, इसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर साइंटिस्ट की टीम ने फ्लोरोना रखा है। जब इंसान को कोरोना के साथ साथ इन्फ्लुएंजा की बीमारी है तो उस बीमारी का नाम होगा फ्लोरोना। ये फ्लोरोना के जो पीड़ित मरीज हैं, वो पहले मरीज की पहचान हुई है कहां, यही पूछ रहा है। तो कोरोना इन्फ्लुएंजा साथ साथ ग्रसित मरीजों को फ्लोरेना बीमारी कहा गया है। ऐसे पहले मरीज कहां प्राप्त किए गए हैं, कहां मिले हैं, कहां आइडेंटिफाई हुए हैं? वह देश कोरोना का डबल बूस्टर डोज भी लगा रहा है, यानी वहां पे अब डबल बूस्टर डोज चल रहा है। 3 वैक्सीनेशन के बाद चौथा डबल बूस्टर डोज चल रहा है और वो चौथा टीका लगा रहा है। यानी कि उसने फेज 1, फेज 2, फेज 3, अब बोलता है बूस्टर डोज लगाएंगे और लगा रहे हैं जनाब। तो वो कौन सा देश है जहां पे फ्लोरोना नाम की बीमारी प्राप्त हो रही है? स्वीडन, उत्तर कोरिया, इजराइल, स्विट्जरलैंड। विच वन विल बी करेक्ट? टेल मी, क्या सही होगा बेटा? श्वेता पटेल कह रही है ए, स्वीडन। नहीं बेटा, ये है आपका सी, यानी
इजराइल। तो याद रखना है ये इजराइल है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य अमेरिकी देश, ठीक है, पढ़ता हूं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने किस देश के दूतावास की संपत्ति जब्त कर कैथोलिक चर्च को सौंप दिया है? यानी बेटा सेंट्रल अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है निकारागुआ। उस देश की सरकार ने अपने देश में किसी अन्य देश के साथ जो उसके राजनयिक संबंध हैं, उन संबंधों को उसने ध्यान नहीं दिया और उस देश की दूतावास जो उसके देश की राजधानी में था उसको जब्त कर लिया, उसकी संपत्ति को, और वहां के चर्च को दे दिया। बड़ा अजीब सी दास्तान है। ऐसा किया किसी के इशारे पर, और कहां चर्चा चल रही है आप समझ रहे हैं, तो आपसे जवाब चाहिए। तो मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने किस देश के दूतावास की संपत्ति जब्त कर कैथोलिक चर्च को सौंप दिया है? उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, स्वाजीलैंड, ताइवान। प्लीज बताइए ये क्या आंसर सही होगा? तो राइट आंसर इज ताइवान। ऐसा क्यों किया? क्योंकि निकारागुआ चाइना के कर्ज से दबा हुआ है, और चाइना के इशारे पर चाइना ने कहा कि तुम यहां के दूतावास को समाप्त करो, वरना। तो निकारागुआ ने यही काम किया चाइना के दबाव में। यह ध्यान में रखना है। श्वेता, साइंस के लिए जो आप टीजीटी साइंस ढूंढ रही हैं, उसके लिए बेहतरीन जो बुक है एनसीईआरटी के पैटर्न पे पटना प्रकाशन का विशेश्वर दास का आता है। साइंस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, विशेश्वर दास पटना प्रकाशन, वो आप खरीदिए, वो सही रहेगा। ठीक है, अब आइए, अब 23rd पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2021 में कुल आबादी विश्व की 7 करोड़ 40 लाख की वृद्धि के साथ अब 7.8 अरब हो गई। तो जरा देखिए 2021 में पूरे विश्व में कितनी आबादी जुड़ी? 7 करोड़ 40 लाख आबादी जुड़ी, बहुत कम आबादी जुड़ी। अब हम देखें इस तरह से, अब वर्ल्ड की आबादी कितनी हो गई? 7.8 अरब हो गई, लगभग 8 अरब के आसपास, 20 करोड़ की कमी है। अर्थात 2021 में प्रति सेकंड, इसका अर्थ क्या निकला? पर सेकंड। 2021 में पर सेकंड कितने बच्चे जन्म लिए और कितने की मौत हुई? यानी कितने लोग जन्म लिए, कितने की मौत हुई? ऑप्शन ए 4.3 बर्थ एंड 2 डेथ, इस तरह से है 4 ऑप्शन। 10 जन्म 3 मौतें, 2.5 जन्म 5 मौतें, 4 जन्म 2 मौतें। आपको क्या लगता है विच वन इज द करेक्ट? नेम लिख देता हूं बेटा, बताइए बेटा। तो द राइट आंसर इज दिस वन। बेटा जो बुक का नाम है ना, उसका नाम है विशेश्वर दास, ठीक है, जनरल साइंस, और पटना प्रकाशन है, पटना पब्लिकेशन। ये सबसे बढ़िया किताब है, विशेश्वर दास है, जनरल साइंस है, पटना का, एनसीईआरटी पैटर्न पे है, बेस्ड ऑन, यहां लिखा होगा उस पे, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पैटर्न पे है बेटा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है आज के लिए,
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से पराजित करके अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 8वीं बार जीता। किस पद्धति के कारण यह जीत हासिल हुई? डकवर्थ लेविस सिस्टम, फॉल ऑन गेट वन सिस्टम, ट्रिसेल थ्योरी सिस्टम, नेल्सन नंबर सिस्टम। बताइए ये कौन सी थ्योरी थी जिस वजह से 8वीं बार जो जीत हासिल हुई है वो किस वजह से हासिल हो गई? डकवर्थ, लेविश, फॉल ऑन गेट वन, ट्रिसेल, नेल्सन। द राइट आंसर इज डकवर्थ। तो एक तो यह पता चला कि डकवर्थ जो है क्रिकेट से जुड़ा शब्द है, और दूसरा यह पता चलेगा कि इस तरीके से जीता गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका वर्तमान में मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? याद रखेंगे डीआरडीओ हम आप सब जानते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। यह क्वेश्चन पूछ के थक चुका है। इसका हेडक्वार्टर रेयरली पूछता है, कई बार पूछा है, कहां है? चार्ल्स बिल्डिंग, बेंगलुरु, मेटकाफ हाउस न्यू दिल्ली, विक्रम साराभाई हाउस न्यू दिल्ली, आर्यभट्ट सेंटर हैदराबाद। विच वन इज करेक्ट? बताइए बेटा। ये यूपी टीजीटी के अलावे किसी भी साइंस के क्वेश्चंस जो है, ये ध्यान में रखेंगे, ये किसी भी स्टेट का हो, एग्जाम सेंट्रल का हो, सब जगह बराबर होगा। रीजन, साइंस एक ऐसा विषय है जिसका किसी स्टेट से लेना देना नहीं है। हिस्ट्री होता है हर स्टेट का, ज्योग्राफी तो होगा ही हर स्टेट का, इकोनॉमी होगी हर स्टेट की, पॉलिटिकल योजनाएं वगैरह हर स्टेट की होगी। लेकिन ध्यान रहे, साइंस एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, इसको किसी स्टेट के एरिया में नहीं बांध सकते, इसलिए सारे स्टेट्स के लिए है। तो बेटा यहां पर कौन सा है आंसर? मेटकाफ हाउस। ये मेटकाफ हाउस न्यू दिल्ली में है। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर्स में यहीं पे लास्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।